दोस्तों मैटर की 3 स्टेट्स के बारे में आप सब काफ़ी अच्छे से जानते हो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्योंकि ये हमारे अराउंड इतनी ज़्यादा मात्रा में है कि कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट को देखकर ये बता सकता है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैसियस स्टेट में है। इसके बाद हमारे सामने आती है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसको कहा जाता है प्लाज्मा। और आई थिंक आप में से कई सारे लोग इस स्टेट ऑफ मैटर के बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं होंगे, क्योंकि ये आपके अराउंड इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है। लेकिन फिर भी ये हमारे यूनिवर्स की सबसे कॉमन स्टेट है। जैसे कि काफ़ी हॉट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, आसमान में चमकती हुई बिजली, ये सभी प्लाज्मा स्टेट में होते हैं। इनका टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा होता है। एंड देन इसके बाद हमारे सामने आती है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। इसको कहा जाता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। दरअसल इस स्टेट ऑफ मैटर की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसके रूट्स हमारे इंडिया से जुड़े हुए हैं। देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप कूल डाउन करते हो, ठंडा करते हो, जैसे कि अगर आप लिक्विड को कूल डाउन करते हो तो वो सॉलिड बन जाता है। लेकिन अगर आप सॉलिड को भी कूल डाउन करते हो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, यानी कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ऐसे में हमको फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर देखने को मिलेगी। दरअसल इस स्टेट की कल्पना कोलकाता के एक प्रोफेसर ने की, जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। अपने स्टूडेंट को लेक्चर देते वक्त सत्येंद्र नाथ बोस ने पाया कि अभी की जो करंट थ्योरीज हैं वो लाइट के एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के कैपेबल नहीं है। तो उन्होंने इस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को समझाने के लिए अपना खुद का एक फार्मूला डेवलप किया और इस फार्मूले को पब्लिश करने के लिए उन्होंने एक अच्छे जर्नल में इस पेपर को भेजा। पर क्योंकि सत्येंद्र नाथ बोस उस वक्त के कोई पॉपुलर नेम में से नहीं थे, तो उस जर्नल ने उनके इस पेपर को रिजेक्ट कर दिया। देन सत्येंद्र नाथ बोस ने अपने इस आर्टिकल को एल्बर्ट आइंस्टीन के पास भेजा। उन्होंने आइंस्टीन से बोला कि मे भी आपको ये थ्योरी ठीक लगे, और एल्बर्ट आइंस्टीन को ये आर्टिकल बिल्कुल ठीक लगा और उन्होंने बोस के काम को गैसेस के लिए भी एक्सटेंड किया और फिर से उस आर्टिकल को पब्लिश करने के लिए जर्नल में भेजा। अब क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम उस आर्टिकल में जुड़ चुका था और उस समय आइंस्टीन काफ़ी जाने माने नामों में से थे, तो जर्नल ने उस आर्टिकल को पब्लिश कर दिया। और इस थ्योरी को आज जाना जाता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के नेम से। और जो भी पार्टिकल इस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं उनको कहा जाता है बोसॉन्स, जिनका नाम हमारे इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस के नेम पर रखा गया है। और इन्हीं बोसॉन से मिलकर बनती है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो चलिए आज हम इस बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यूनिवर्स की काफ़ी ठंडी जगह पर लेकर चलता हूँ। इसको कहा जाता है बूमरैंग नेबुला। इसका टेम्परेचर है -272.15 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 1 केल्विन। और इसको काफ़ी समय तक यूनिवर्स की सबसे ज़्यादा ठंडी जगह माना जाता था। अब इससे भी ज़्यादा ठंडी जगह कहाँ पर है, तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ों को समझना होगा। मान लीजिए हमारे पास एक स्पेसक्राफ्ट है, वो काफ़ी तेज़ी से मूव करने के लिए रेडी है। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इस स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ले जाना है, तो मुझको इसको इनफाइनाइट एनर्जी देनी होगी, इस पर इनफाइनाइट वर्क डन करना होगा, तब जाकर इसकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी ना। अभी इस कंसेप्ट को हम मॉलिक्यूल्स की ओर लेकर चलते हैं। दरअसल मॉलिक्यूल्स में एटम मूव कर रहे होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल हमेशा मूव करते रहते हैं। अब ये मूव क्यों करते हैं? क्योंकि इनमें एनर्जी होती है। और ये बात हम काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि किसी भी गैस का टेम्परेचर उनके सब एटॉमिक पार्टिकल के मूवमेंट के बेसिस पर डिफाइन होता है। मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल जितना तेज़ी से मूव करेंगे, जितना फास्ट उनका मोशन होगा, उतना ही ज़्यादा कोलिजन होगा और उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर होगा। तो अगर हम किसी भी एटम या फिर किसी भी मॉलिक्यूल से हीट निकालना शुरू कर दें, तो उसका मूवमेंट धीरे धीरे कम होने लगेगा। अब मैं उसमें से हीट निकालता ही रहूँ, तो उसके अंदर का मूवमेंट कम होता ही रहेगा। और अगर मूवमेंट कम होगा तो फिर उसका टेम्परेचर भी कम होता रहेगा। तो अगर मैं इस पर इनफाइनाइट हीट निकाल दूँ, तो उस वक्त इसका टेम्परेचर कितना होगा? क्योंकि उससे ज़्यादा हीट अब मैं नहीं निकाल सकता, तो इसका मतलब इससे नीचे टेम्परेचर भी नहीं हो सकेगा। तो उस टेम्परेचर को जिसको अचीव कराने में हमको इनफाइनाइट वर्क डन करना पड़े, इनफाइनाइट हीट निकालना पड़े, तो उस टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 0 केल्विन। और यही है टेम्परेचर की सबसे लोएस्ट लिमिट। इस टेम्परेचर से नीचे हम नहीं जा सकते। और प्रैक्टिकली भी हमने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं, हम 0 केल्विन के करीब हैं, पर इसको हम एग्जैक्टली अटेंड नहीं कर पाए हैं। अभी टेम्परेचर की वैल्यू ये कहाँ से आई, इसकी -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड ही वैल्यू क्यों है? तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसकी बात हम कभी किसी और वीडियो में करेंगे। तो अभी आप में से कई सारे लोगों का ये सवाल हो सकता है कि अगर आप किसी भी एटम से इनफाइनाइट हीट निकाल दो, तो वो रेस्ट में क्यों नहीं आ जाता? एंड आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत ऑब्वियस है। तो इसके लिए हमको क्वांटम मैकेनिक्स के हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की ओर जाना होगा। तो जब भी हम किसी सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करते हैं, तो अगर आपको उस सब एटॉमिक पार्टिकल की पोजीशन मालूम है,
तो उसका मोमेंटम आपको एक्यूरेटली मालूम नहीं होगा। और इसका अपोजिट भी ट्रू है, पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली आप एक ही वक्त में मेजर नहीं कर सकते, ऐसा हमको हाइजेनबर्ग ने बताया था। पर सपोज करो अगर आप किसी पार्टिकल की पोजीशन एंड मोमेंटम एक ही समय पर मालूम कर लेते हो, मेजर कर लेते हो, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होल्ड नहीं करेगा, हमारे फिजिक्स के बेसिक लॉ ब्रेक हो जाएंगे, जो कि नेचर कभी भी अलाउ नहीं करता। इसलिए जब भी हम 0 केल्विन के करीब आएंगे तब भी हमको सब एटॉमिक पार्टिकल की पोजीशन एंड मोमेंटम को मेजर नहीं कर सकेंगे। और इसका रीज़न यही है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होल्ड हो, और अगर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को होल्ड होना है तो उसके लिए सब एटॉमिक पार्टिकल को मोशन में होना होगा, क्योंकि अगर वो रुक जाएंगे तो आपने उसकी पोजीशन को भी मेजर कर लिया, और अगर वो रुके हुए हैं तो आपने उसका मोमेंटम को भी मेजर कर लिया, जो कि फिजिक्स के बेसिक लॉस अलाउ नहीं करते, जो कि नेचर अलाउ नहीं करता। इसलिए एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर भी सब एटॉमिक पार्टिकल रेस्ट में नहीं होते। नाउ अभी इस समय दुनिया की तमाम लैब्स, बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की लैब एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर को अचीव करने में लगे हुए हैं। वो टेम्परेचर को नैनो केल्विन रेंज में अचीव कर चुके हैं, जो कि 0 केल्विन के बहुत नज़दीक है। अभी ये कैसे अचीव होता है? तो सपोज करो आप कोई एलिमेंट लेते हो, सपोज करो सोडियम एटम, हमने उसको काफ़ी हाई टेम्परेचर पर हीट किया, देन उसके बाद उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया। अब हमको इसके टेम्परेचर को कम करना है, तो टेम्परेचर को कम करने का तरीका क्या होता है? हम उसमें से हीट एब्जॉर्ब कर लें, राइट? तो टेम्परेचर को कम करने के लिए हमारे पास रेफ्रिजरेटर होता है। पर आप बताइए क्या दुनिया में कोई ऐसा रेफ्रिजरेटर है जो किसी सब्सटेंस में से नैनो केल्विन तक हीट एब्जॉर्ब कर ले? तो ऐसा कोई रेफ्रिजरेटर हमारे पास नहीं है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? लेज़र। अब आप में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि लेज़र तो टेम्परेचर को बढ़ाता है, ये कम कैसे कर सकता है? तो दरअसल क्या होता है, हम उस एटम को लेज़र के जाल के बीच में रख देते हैं, मतलब उसको लेज़र में ट्रैप कर देते हैं। और लेज़र क्या करती है कि ये जो एटम है उसके रास्ते में हिंड्रेंस पैदा करती है, रुकावट पैदा करती है। या फिर सपोज करो आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, तो अगर ऑब्जेक्ट आपका एक डायरेक्शन में जा रहा है तो कोई अगर दूसरा ऑब्जेक्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्राइक करे तो उस ऑब्जेक्ट का मोशन रुक जाएगा। सिमिलरली ये काम लेजर भी करती है। एटम जो कि एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेजर उस एटम से टकराती है और उसके मोशन को रोकती है धीरे धीरे, और ऐसा करते करते एटम का मोशन बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है और उसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा कम चला जाता है। अब अगर हमको टेम्परेचर को और भी ज़्यादा कम करना हो और भी ज़्यादा कूल डाउन करना हो तो हम क्या करते हैं? अभी जो हमारे एटम हैं जिनको हमने कूल डाउन किया है तो हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर कराते हैं। अब हमको मैग्नेटिक फील्ड में क्यों स्टोर कराना है? क्योंकि अगर आप इसको किसी भी कंटेनर में स्टोर कराते हो तो इस कंटेनर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो हमारी ये स्टेट उसके साथ इक्विलिब्रियम में आना चाहेगी। पर हम तो टेम्परेचर को और भी ज़्यादा कूल डाउन करना चाहते हैं। तो जब भी फिजिक्स में हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी पार्टिकल सराउंडिंग स्टेट के साथ इंटरेक्ट ना करे तो हमारे लिए सबसे अच्छा कंटेनर है मैग्नेटिक फील्ड। तो हम इन एटम्स को मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर कर देते हैं और उसमें जितने भी हॉट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, हम रेडिएशन की बौछार कराते हैं। तो जैसे ही रेडिएशन आती है वो हॉट पार्टिकल को अपने साथ ले जाती है और रह जाते हैं केवल कोल्ड पार्टिकल, और मैग्नेटिक फील्ड का साइज श्रिंक हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि अगर आप कॉफ़ी पीते हो या फिर आप कोई भी हॉट ड्रिंक पी रहे हो तो आप उसमें पहले फूंक मारते हो। जैसे ही आप फूंक मारते हो तो उसकी हीट हवा के साथ बह जाती है और हमारी ड्रिंक कोल्ड हो जाती है। बिल्कुल वैसा ही काम यहाँ पर हम करते हैं, और ऐसा करने से हमारे पास नैनो केल्विन तक का टेम्परेचर अचीव हो जाता है। अब देखिए नैनो केल्विन पर पहुंचकर इन पार्टिकल्स के साथ बहुत ही ज़्यादा अजीब चीज़ होती है। तो हमारे जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं वो अलग अलग क्वांटम स्टेट में होते हैं। तो जब हम इन पार्टिकल्स को कूल डाउन करते हैं तो ये क्वांटम स्टेट आपस में मिलना शुरू हो जाती हैं, कंबाइन होना शुरू हो जाती हैं। ये आपस में इतना ज़्यादा इंटरफेयर करती हैं कि काफ़ी कम टेम्परेचर पर ये सारी क्वांटम स्टेट केवल एक क्वांटम स्टेट बन जाती हैं। मतलब ये है कि हमारे पास एक सुपर एटम बन जाता है। मतलब ये है कि जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल थे जिनकी अलग अलग क्वांटम स्टेट थी वो सब कंबाइन होकर एक क्वांटम स्टेट बन गए और एक ही टाइप की प्रॉपर्टी दिखाने लगे। और इस टाइम जो हमारे पास मैटर का स्टेट आया उसको हम कहते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो जैसे ही आप टेम्परेचर कम कर रहे हो तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि आपको यहाँ पर एक पीक नज़र आ रही है। मतलब कि सारे पार्टिकल्स ने एक जैसी प्रॉपर्टी दिखाना शुरू कर दी। जैसे जब साइंटिस्ट ने लिक्विड हीलियम को बहुत कम टेम्परेचर पर कूल डाउन किया तो वो अपने ग्लास के कंटेनर से खुद ब खुद लीक आउट होने लगा। मतलब कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में सुपर फ्लूइडिटी पाई जाती है। मतलब कि इसमें विस्कोसिटी नहीं होती, वो अपने कंटेनर की वॉल से ग्रेविटी के अगेंस्ट खुद ब खुद बाहर निकल जाता है। इसमें सुपर कंडक्टिविटी भी हो सकती है, यानी कि करंट के फ्लो को जीरो रेजिस्टेंस। मैग्नेटिक फील्ड में लेविटेट भी कर सकता है। इसके अलावा ये लाइट को काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन कर देता है। लाइट की स्पीड जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है उसको कम करके वो 20 से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कर देता है। तो यही है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, हमारी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर।
मतलब कि इन शॉर्ट आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आपके पास कई सारे ग्रुप्स ऑफ पार्टिकल हैं, वो एक साथ सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, और वो सारे पार्टिकल एक सिंगल पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे हैं। यही होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में। वेल, अभी इसको अचीव करने के लिए हमको काफ़ी कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो अर्थ पर तो हम नैनो केल्विन टेम्परेचर को अचीव कर चुके हैं, लेकिन अगर हमको इससे भी कम टेम्परेचर में जाना हो, यानी कि पिको केल्विन रेंज में जाना हो, तो इसके लिए हमको स्पेस में जाना होगा। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हमने एक लेबोरेटरी को सेट किया है जिसको कहा जाता है कोल्ड एटम लेबोरेटरी। यहाँ पर हमको सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना होगा माइक्रोग्रेविटी में। यहाँ पर हम पिको केल्विन रेंज में टेम्परेचर को अचीव कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर माइक्रोग्रेविटी होगी, इससे हमारे एटम में ग्रेविटी का इतना ज़्यादा फोर्स नहीं लगेगा और हम पार्टिकल की स्टेट्स को काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करा पाएंगे। अर्थ पर ये स्टेट काफ़ी कम टाइम पीरियड तक ही स्टोर होती है, लेकिन स्पेस में ऐसा नहीं होगा। हम उसको ज़्यादा टाइम तक स्टोर करा पाएंगे और ज़्यादा टाइम तक उसकी स्टडी कर पाएंगे। अभी इस काम के लिए सत्येंद्र नाथ बोस को नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट तो किया गया था, लेकिन उनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। लेकिन 2013 में पीटर हिग्स को नोबेल प्राइज़ दिया गया गॉड पार्टिकल थ्योरी के लिए, जिसके अंदर उन्होंने बोस की स्टैटिस्टिक्स का ही यूज़ किया था। और एस.एन. बोस के कंट्रीब्यूशन को समझते हुए पीटर हिग्स ने अपनी थ्योरी का नाम हिग्स बोसॉन थ्योरी रखा। इसी तरह बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट का क्वांटम फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो फिलहाल ये सब था आज की वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोस और अपडेट आपसे मिस ना हो पाए।